नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लर्न लॉज के डियर नाज़रीन, आपकी खिदमत में आज एक और नया वीडियो मैं पेश करने जा रहा हूँ, जिसका टॉपिक वक्फ़ अंडर मुस्लिम लॉ है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बीए एलएलबी और एलएलबी के सिलेबस में जो मुस्लिम फैमिली लॉ का पेपर है, उस के सिलेबस में वक्फ़ एक टॉपिक है। लिहाजा लॉ स्टूडेंट्स की ज़रूरत को पेश नज़र रखते हुए वक्फ़ के टॉपिक पर मैं आज ये वीडियो कंटेंट आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वक्फ़ का जो कॉन्सेप्ट है, वक्फ़ का कॉन्सेप्ट क्या है, वक्फ़ का क्रिएशन किस तरह से होता है, वक्फ़ की प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए जो मुतवल्ली होता है उसका अपॉइंटमेंट किस तरह से होता है, उसकी लीगल पोजीशन क्या है, उसके राइट्स एंड पावर्स एज़ वेल एज़ ड्यूटीज़ क्या हैं, साथ ही साथ वक्फ़ की प्रॉपर्टीज़ का किन किन पर्पसेस से इस्तेमाल किया जा सकता है, ये तमाम नुकात आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि वक्फ़ का जो है, वक्फ़ का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। लिटरल मीनिंग ऑफ वक्फ़ इज़ द डिटेंशन और स्टॉपेज ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय द वाकिफ so that it cannot be further transferred to another person. Literally, waqf means the stoppage or detention of a property. Technically, it means a dedication of some specific property for a pious purpose. अब जो स्टॉपेज और डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात है, वो इस नज़रिए के साथ है कि अगर कोई वाकिफ़ यानी वक्फ़ करने वाला शख्स अपनी किसी जायदाद, अपनी किसी प्रॉपर्टी को वक्फ़ करना चाहता है, तो वो अपनी उस प्रॉपर्टी को फर्दर ट्रांसफ़र होने से रोकने के लिए ऐसा करता है। और इसके पीछे जो उसका मकसद होता है, वो चैरिटी और पायस पर्पस से वो अपनी प्रॉपर्टी को फर्दर ट्रांसफ़र होने से रोक देता है, यानी कि वो अल्लाह तबारक व तआला की निस्बत उस प्रॉपर्टी को रोक देता है। और उसके वक्फ़ कर देने से माना ये जाता है कि ये प्रॉपर्टी उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए सरेंडर कर दी। और अब चूँकि अब ये प्रॉपर्टी वक्फ़ हो चुकी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इसका मालिकाना हक़ दे दिया गया है। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर शय का मालिक है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हुक्म से चूँकि इंसानों को भी ज़मीन जायदाद का, प्रॉपर्टीज़ का मालिकाना हक़ अता किया है, लिहाजा दुनिया के अंदर जो ज़मीन जायदाद हमें नज़र आती हैं, अक्सर पर इंसानों का मालिकाना हक़ है। तो अगर कोई शख्स किसी प्रॉपर्टी को पायस पर्पसेस के साथ में, यानी कि उस जायदाद से जो बेनिफिट्स हासिल होते हैं, उन बेनिफिट्स को वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक के लिए मुकर्रर कर देता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक के फ़ायदों के लिए अगर किसी प्रॉपर्टी को वो रिज़र्व कर देता है और उस प्रॉपर्टी का हकीकी जो मालिकाना हक़ है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सौंप देता है, तो ऐसा करना ही वक्फ़ कहलाता है। लिहाजा टेक्निकली वक्फ़ मीन्स
a dedication of some specific property for a pious purpose, as defined by some Muslim jurists, particularly Imam Azam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala anhu. Waqf is the detention of a specific thing that is in the ownership of the waqif or appropriator, and the devotion of its profits or usufructs to charity or other good objects which are pious objects in the sight of Islamic law. लिहाजा जो एक वैलिड वक्फ के लिए एसेंशियल्स होंगे वो एक परमानेंट डेडिकेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, यानी कि किसी जायदाद का हमेशा के लिए डेडिकेशन, साथ ही साथ ये डेडिकेशन एक मुस्लिम ने किया हो, यानी कि जो वक्फ करने वाला है वो मुस्लिम हो, और जिन मकसद के लिए, जिस पर्पस के लिए ये डेडिकेशन होगा वो रिलीजियस यानी कि मजहबी, पायस और चैरिटेबल पर्पसेस हों, जो कि रिकग्नाइज्ड बाय मुस्लिम लॉ एज पायस एंड चैरिटेबल पर्पसेस की कैटेगरी में आते हैं। जैसे मसलन गरीबों के लिए इमदाद के वास्ते किसी प्रॉपर्टी का परमानेंट डेडिकेशन, मरीज़ों की देखभाल के वास्ते किसी प्रॉपर्टी का परमानेंट डेडिकेशन, ज़रूरतमंदों की तालीम और तरबियत के वास्ते किसी प्रॉपर्टी का परमानेंट डेडिकेशन, मुसाफिर और राहगीरों के वास्ते खाने पीने का इंतज़ाम, उनके लिए किसी छत का इंतज़ाम के वास्ते किसी प्रॉपर्टी का परमानेंट डेडिकेशन, ये वक्फ की अलामतें हैं, यानी कि ऐसा करना वक्फ कहलाएगा। तो वक्फ करने के लिए किन बातों का होना ज़रूरी है? वक्फ करने के लिए कोई प्रॉपर्टी किसी के मालिकाना हक़ में, किसी के मालिकाना इख्तियार में किसी प्रॉपर्टी का होना, ये मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है। उस प्रॉपर्टी पे जो मालिकाना हक़ है उस मालिक का मुसलमान होना, और जिस पर्पस से वो इसको वक्फ करना चाहता है वो पर्पस इस्लामिक लॉ के मुताबिक एक पायस, रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस हो। तो इन तीन एसेंशियल्स के साथ में, यानी कि किसी वाकिफ़ ने अपनी प्रॉपर्टी का परमानेंट डेडिकेशन फॉर द पर्पस ऑफ रिलीजियस, पायस और चैरिटेबल पर्पस से अगर उसका डेडिकेशन किया है, तो ऐसा करने से किसी प्रॉपर्टी को वक्फ करना कहा जा सकता है। अब क्रिएशन ऑफ वक्फ की जहाँ तक बात है कि वक्फ का क्रिएशन कैसे होगा, इसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज़ होंगी, तो यहाँ हमें ये समझना होगा कि किसी भी मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी का परमानेंट डेडिकेशन कर सकता है फॉर द पायस, चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस। तो ऐसा हो सकता है बाई एन एक्ट ऑफ ए लिविंग पर्सन हु इज़ अ मुस्लिम। कोई मुस्लिम अपनी ज़िंदगी में अपनी किसी प्रॉपर्टी को परमानेंट, अगर चैरिटेबल, रिलीजियस और पायस पर्पसेस से परमानेंट डेडिकेशन उसका कर देता है, तो इट विल बी ए वक्फ बाय एन एक्ट ऑफ ए लिविंग मुस्लिम। बाई विल भी क्रिएशन हो सकता है वक्फ का, यानी कि एक मुस्लिम अपनी किसी जायदाद के बारे में ये विल और जाहिर करे कि वो उसके मरने के बाद में उसकी किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का परमानेंट डेडिकेशन हो जाए फॉर द बेनिफिट्स ऑफ मखलूक की बेनिफिट के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमैनिटी, उसकी किसी प्रॉपर्टी का परमानेंट डेडिकेशन हो जाए, ऐसी उसकी मर्ज़ी और उसकी जो है विल है। लिहाजा विल के ज़रिए भी
कोई मुस्लिम अपनी किसी जायदाद को, अपनी किसी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है। वक्फ के क्रिएशन के सिलसिले में यूजेस के ज़रिए भी वक्फ का क्रिएशन हो सकता है। तो क्रिएशन ऑफ वक्फ मे बी बाय एन एक्ट ऑफ ए लिविंग मुस्लिम पर्सन, इट मे बी बाय विल, और इट मे बी बाय द यूजेस, कस्टम और यूजेस के बुनियाद पर भी किसी प्रॉपर्टी का वक्फ हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई जायदाद किसी ने इस नज़रिए के साथ कि उसकी उस जायदाद से होने वाले जो बेनिफिट्स हैं वो आवाम को उसका बेनिफिट्स मिलता रहे, और ऐसा सिलसिला एक लंबे टाइम से किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के सिलसिले में चला आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली ऑन द ग्राउंड ऑफ यूजेस इसको मान लिया जाएगा कि ये एक वक्फ है, यानी कि वक्फ का क्रिएशन यूजेस की बुनियाद पर मान लिया जाएगा। अब वक्फ के काइंड्स, जनरली there are two kinds of waqf, public waqf and private waqf, that is also known as waqf alal औलाद। पब्लिक वक्फ का मतलब ये है कि अगर किसी वाकिफ़ ने अपनी किसी प्रॉपर्टी का परमानेंट डेडिकेशन किया है फॉर द चैरिटी, पायस एंड रिलीजियस पर्पसेस, और उसके बेनिफिट्स को पब्लिक एट लार्ज के लिए रिज़र्व किया है, तो ऐसा वक्फ पब्लिक वक्फ कहलाता है। यानी कि उस वक्फ से फ़ायदा हासिल करने में किसी पर्टिकुलर और स्पेसिफिक क्लास को वाकिफ़ ने उसके फ़ायदों के वास्ते इंतखाब नहीं किया है। उससे अल्लाह की तमाम मखलूक उससे फ़ायदे उठा सकती है। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करता हो, वो किसी पर्टिकुलर रेस, कास्ट और सेक्स को बिलोंग करता हो। पब्लिक एट लार्ज कैन बी बेनिफिटेड फ्रॉम सच टाइप ऑफ वक्फ। सेकेंड इज़ वक्फ अलल औलाद। अगर किसी वाकिफ़ ने वक्फ करते टाइम ये स्पेसिफिक कर दिया कि उसके इस वक्फ प्रॉपर्टी से मिलने वाले, हासिल होने वाले फ़ायदे उसकी औलाद को भी पहुँचेंगे, यानी कि अगर उसने उसके फ़ायदों को औलाद के वास्ते रिज़र्व कर दिया है, तो ऐसा जो वक्फ़ है वो वक्फ़ अलल औलाद कहलाता है। ये भी वक्फ़ है, यानी कि कोई वाकिफ़ अपनी औलाद के लिए अपनी किसी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है इस नज़रिए के साथ कि मेरी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक़ तो मेरी औलाद के पास नहीं रहेगा, लेकिन इससे हासिल होने वाले यूज़ व प्रोडक्ट्स और जो बेनिफिट्स हैं वो मेरी औलाद को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचते रहें। तो लिहाजा इस तरह का वक्फ भी क्रिएट हो सकता है, और इस तरह के वक्फ की जो लीगल पोजीशन है ये भी एक वैलिड और लॉफुल वक्फ होगा। इसी को हम कहते हैं वक्फ अलल औलाद। अब लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, एक वैलिड वक्फ के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अगर कोई वक्फ हुआ है तो ऐसे में जो प्रॉपर्टी है जिसको वक्फ किया गया है इसका परमानेंट डेडिकेशन हो जाता है इन द फेवर ऑफ अल्लाह अलमाइटी, यानी कि वो प्रॉपर्टी, वो वक्फ की वो प्रॉपर्टी हमेशा के लिए डेडिकेट हो जाती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए। दूसरा जो कॉन्सिक्वेंस होगा लीगल, सेकंड जो कॉन्सिक्वेंस होगा इस वक्फ का वो होगा इट इज़ इर्रिवोकेबल। एक मरतबा वक्फ अगर कर दिया गया तो अब इसको रिवोक नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर किसी वाकिफ़ ने अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिया तो अब ये वक्फ वो रद्द नहीं कर सकता। सेकंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेस इज़ परमानेंट और परपेचुअलिटी।
तो ये हमेशगी के लिए होता है, हमेशा के लिए होता है, यानी कि ये टेम्परेरी नहीं होता, ये परमानेंट होता है। एक मरतबा वक्फ कर दिया तो ये हमेशा के लिए वक्फ हो गया। अनदर लीगल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वक्फ इज़ इनअलाइनेबल, ये इनअलाइनेबल होता है। साथ ही साथ पायस और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए ही वक्फ होता है, और किसी वक्फ की प्रॉपर्टी के जो बेनिफिट्स हैं वो एंटी इस्लामिक जो एक्टिविटीज़ हैं उनके वास्ते इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। अगर किसी प्रॉपर्टी को वक्फ किया है किसी ऐसे पर्पस के लिए जो अन इस्लामिक है, जो इस्लाम में इस्लामिक टीचिंग्स के मुताबिक नहीं है, ऐसा वक्फ जो है वैलिड वक्फ नहीं होगा। लिहाजा वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसके बेनिफिट्स पायस और चैरिटेबल यूज़ के लिए ही हो सकते हैं। अनदर लीगल कॉन्सिक्वेंस इज़ एक्सटिंक्शन ऑफ राइट्स ऑफ वाकिफ़। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी वाकिफ़ ने अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ किया है तो हमेशा के लिए उसके राइट्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, यानी कि उस प्रॉपर्टी पर अब उसका ना कोई मालिकाना हक वगैरह नहीं रह जाएगा। चूँकि वक्फ में परमानेंट डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी होता है इन द फेवर ऑफ अल्लाह अलमाइटी, लिहाजा वक्फ की उस प्रॉपर्टी का अब मालिक हकीकी जो मालिक है वो वही है जो मालिक हकीकी यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। लिहाजा वाकिफ़ ने अगर किसी प्रॉपर्टी को वक्फ किया है तो उसका मालिकाना हक और उसको फर्दर ट्रांसफ़र करने का राइट वगैरह ये एक्सटिंक्ट हो जाता है। लीगल कॉन्सिक्वेंस में एक ये भी है कि कोर्ट को जो है वक्फ प्रॉपर्टी जो वक्फ एक्ट 1995 है, ये कोर्ट को पावर देता है कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट कर सकती है, उसका जो है वक्फ की प्रॉपर्टी को का इंस्पेक्शन वगैरह कोर्ट कर सकता है। अब जो वाकिफ़ ने जिस प्रॉपर्टी को वक्फ किया है उसकी देख रेख के लिए एक पोजीशन होती है, एक पोस्ट होती है जिसको हम मुतवल्ली कहते हैं। तो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के साथ में एक टर्म एसोसिएट है जिसको हम बार बार सुनते हैं एज ए मुतवल्ली। तो बेसिकली मुतवल्ली कौन होगा, इसका अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगा, इसकी पावर्स और राइट्स क्या होंगे, इसको ज़रा समाअत करें। मुतवल्ली इज़ नथिंग बट ए मैनेजर ऑफ ए वक्फ। जो वक्फ की जायदाद है, जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, मुतवल्ली बेसिकली वाकिफ़ अपॉइंट करता है कि भाई मैंने ये प्रॉपर्टी वक्फ कर दी, अब इस प्रॉपर्टी के केयर टेकर के तौर पर, इसके मैनेजर के तौर पर मैं इस आदमी का इंतखाब करता हूँ। तो जिसके वाकिफ़ समझता है कि ये इस प्रॉपर्टी की देख रेख के लिए मुनासिब पर्सन है, तो वो किसी शख्स को जो है उस प्रॉपर्टी का मुतवल्ली, उस वक्फ का मुतवल्ली जो है अपॉइंट कर देता है। तो मुतवल्ली इज़ नथिंग बट ए मैनेजर और केयर टेकर ऑफ ए वक्फ। he is not the owner or even a trustee of the वक्फ प्रॉपर्टी। ना तो वो एक ऑनर की हैसियत रखता है और ना ही वो एक ट्रस्टी की हैसियत रखता है रिगार्डिंग द वक्फ प्रॉपर्टी। तो ही इज़ ओनली ए सुपरिंटेंडेंट whose job is to see that the usufructs or benefits of the वक्फ property are being utilized for the valid purposes as desired by the वाकिफ़। तो जिन मकासद के साथ में वाकिफ़ ने उस प्रॉपर्टी को वक्फ किया है, मुतवल्ली का काम ये है कि वो ये देखे कि क्या उस प्रॉपर्टी से हासिल होने वाले जो यूज़ुफ़्रक्ट्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं, उनका उन्हीं मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ही ओनली हैज़ ए लिमिटेड कंट्रोल ओवर द यूज़ुफ़्रक्ट्स ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी इन ए वेरी
important case, that is Muhammad Arif versus Wealth Commissioner, AIR 1971, which was decided by the Supreme Court of India. So the Apex Code held that a mutaballi has no power to sell, mortgage or lease waqf property without prior permission of the court, or unless that the power is explicitly provided to the mutawalli in वक्फनामा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इस बात पर जोर दिया कि भाई मुतवल्ली है, मुतवल्ली वक्फ की किसी प्रॉपर्टी को ना तो सेल कर सकता है, ना मॉर्गेज कर सकता है, ना लीज पर दे सकता है, जब तक विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट, या फिर वाकिफ़ ने वक्फनामे में ऐसा करने के लिए उसको एक्सप्लिसाइटली ऑथराइज़ कर दिया हो कि वो वक्फ के मकासद को हासिल करने के लिए प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर सकता है या लीज़ पर दे सकता है। अगर ऐसा एक्सप्लिसाइटली वक्फनामे में वाकिफ़ ने मेंशन किया है तो ही तब इस सूरत में ही मुतवल्ली के पास में इस तरह की पावर्स होंगी। जनरली ही इज़ नॉट द ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी, सो ही कैन नॉट सेल, mortgage or lend the property on lease etc. Who can be a मुतवल्ली? मुतवल्ली कौन हो सकता है? मुतवल्ली बनने के लिए किसकी ज़रूरत होगी? तो आइए इस पर देखते हैं। तो any person who is major of a sound mind and is capable of performing the duties or functions of the waqf as desired by the waqif can be appointed as a mutawalli. So a male or female of any religion can be appointed as mutawalli, यानी कि कोई भी मर्द या औरत किसी भी रिलीजन को बिलोंग करता हो वो किसी वक्फ का मुतवल्ली अपॉइंट किया जा सकता है। इफ़ रिलीजियस ड्यूटीज़ आर पार्ट ऑफ द वक्फ, then a female or a non-Muslim cannot be appointed as मुतवल्ली। अगर उस वक्फ के मकासद में कोई रिलीजियस ड्यूटी परफॉर्म करना भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी मस्जिद की इमामत, किसी वक्फ की प्रॉपर्टी पर मस्जिद तामीर होगी और उस मस्जिद में इमामत का काम भी मुतवल्ली की ड्यूटी होगी, तो ऐसी सूरत में अब एक फ़ीमेल और एक नॉन मुस्लिम उस वक्त के वास्ते मुतवल्ली नहीं बन सकता। अदर केसेस में अगर कोई ख़ातून या कोई नॉन मुस्लिम भी वक्फ के फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है तो वो भी मुतवल्ली अपॉइंट हो सकते हैं। लेकिन अगर उस वक्फ के मकासद में कोई रिलीजियस ड्यूटी परफॉर्म करना भी है और उसके लिए कुछ शराइत हैं कि भाई उसके लिए एक मुसलमान का होना ज़रूरी है और मर्द का होना ज़रूरी है, और भी अगर कोई पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी और क्वालिफ़िकेशन वहाँ अगर रिक्वायर्ड है तो ऐसी सूरत में वही शख्स जो है उस वक्त का मुतवल्ली हो सकता है जिसके अंदर वो क्वालिटीज़, वो एलिजिबिलिटीज़ या वो क्वालिफ़िकेशंस अवेलेबल होंगी। मुतवल्ली की पावर्स क्या होंगी? मुतवल्ली चूँकि एक केयर टेकर के तौर पर किसी वक्फ प्रॉपर्टी की देख रेख करने वाला शख्स होता है, तो इसकी पावर्स क्या होंगी? तो बीइंग ए मैनेजर ऑफ ए वक्फ, ही इज़ इन चार्ज ऑफ द यूज़ुअफ्रक्ट्स ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी. So he has the certain rights. For example, he can take all reasonable actions in good faith to ensure that the intended beneficiaries are benefited by the waqf. He can get a right to sell, borrow money by taking permission from the court upon appropriate grounds or if there is an urgent necessity.
He can file a suit to protect the interest of the waqf. He can lease the property for agricultural purposes for less than 3 years and for non-agricultural purposes for less than 1 year. So he can exceed the term by the permission. He can exceed this term for giving the property on lease by the permission of the court. He is entitled to remunerations for as provided by the waqif. If it is too small or too less, he can apply to the court to get an increase. वो यानी कि जो मुतवल्ली है वो अप्रोप्रिएट और रीज़नेबल रिन्यूमरेशंस पाने का भी हकदार होता है। चूँकि मुतवल्ली किसी वक्त की प्रॉपर्टी का इंचार्ज होता है, ही इज़ जस्ट लाइक ए मैनेजर और केयर टेकर, तो उसकी बहुत सी जिम्मेदारियां हो जाती हैं कि वो इन तमाम बातों पर ध्यान रखे कि जो वाकिफ़ ने वक्फ प्रॉपर्टी के ताल्लुक़ से जो उसके डिज़ायर्स थे वो फुलफ़िल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो वो वाकिफ़ के डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए वाकिफ़ रिस्पॉन्सिबल है। अगर वाकिफ़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही से परफॉर्म नहीं कर पाता है तो वक्फ का कोई भी बेनिफिशियरी कोर्ट में जा कर के उस मुतवल्ली को हटाने के लिए एप्लीकेशन दे सकता है, वक्फ बोर्ड में उसकी शिकायत कर सकता है, और अगर उसके ख़िलाफ़ ऐसे सबूत वैसे एविडेंसेस अवेलेबल हैं कि वो वक्फ के मकासद के मुताबिक काम नहीं कर रहा है या वो उस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी ड्यूटीज़ को सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो सूरत में उस मुतवल्ली को उसके ऑफिस से हटाया जा सकता है। और ऐसी सूरत में उस प्रॉपर्टी के केयर टेकिंग के लिए, उस प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के लिए, उस प्रॉपर्टी की देखरेख के लिए किसी दूसरे मुतवल्ली का अपॉइंटमेंट किया जा सकता है बाय द इट मे बी बाय द वाकिफ़, बाय द कोर्ट एंड बाय द वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड के ज़रिए, अदालत के ज़रिए, और ख़ुद अगर वाकिफ़ हयात है तो वो भी किसी दूसरे शख्स को वक्फ प्रॉपर्टी के लिए मुतवल्ली अपॉइंट कर सकता है। अब वक्फ की प्रॉपर्टी के ताल्लुक़ से वक्फ बोर्ड्स का क्या रोल है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में वक्फ बोर्ड नाम से कवर करने की कोशिश करेंगे।